with the new video for nationalism in India for class 10th. पहले वाली 3 वीडियो में हम टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 के हाफ क्वेश्चंस कर चुके हैं. जिसने अभी तक वो नहीं देखे, प्लीज गो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे एंड आई एम 100% श्योर कि इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आने वाला. तो ये क्वेश्चंस बहुत थॉरली कर लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक 3. टॉपिक 3 का सेकंड हाफ करते हैं हम इस वीडियो में एंड टॉपिक 3 के सेकंड हाफ के लिए हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 से. क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज why did the rich peasants, zamindar or landlords refuse to participate in the civil disobedience movement? Civil disobedience movement में जमींदार्स ने, रिच पीजेंट्स ने और लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज क्यों कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए? सो लेट्स सी द आंसर. जो रिच पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स में कौन कौन आता था? पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ यूपी. ये लोग बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो पहले हुई थी. ठीक है. अब who were they? They were the producers of the commercial crop. They were the producers of the commercial crop. और जब ग्रेट डिप्रेशन आया था और प्राइसेस गिर गए थे फूड ग्रेन के, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट इन लोगों को हुआ था. ठीक है. दे लॉस देयर इनकम फ्रॉम ट्रेड और इनको इम्पॉसिबल हो गया था कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर सके. जो डिमांडेड रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो पे कर सके एंड गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि ठीक है तुम रेवेन्यू पे नहीं कर सकते तो हमें नहीं पता, हमें रेवेन्यू चाहिए, हम रेवेन्यू को रिड्यूस नहीं करेंगे. तो गवर्नमेंट ने सीधा मना कर दिया कि हम रेवेन्यू को रिड्यूस नहीं करेंगे. जो रिच पीजेंट्स थे, दे वर द एंथुसियास्टिक supporters of civil disobedience movement and for them स्वराज का मतलब क्या था? struggle against high revenue. as I have already told you in the last video कि हर एक के लिए स्वराज का मीनिंग डिफरेंट होता है. तो इन लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? कि हाई रेवेन्यू के लिए लड़ना है. ठीक है. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड जब मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गई थी. फर्स्ट सीडीएम मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गई थी 1931 में. ठीक है. और रेवेन्यू रेट्स रिवाइज भी नहीं हुए, चेंज भी नहीं हुए, रिड्यूस भी नहीं हुए. दिस वॉज द रीजन दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड. सो जब मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुई 1932 में, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने से. सो लेट्स सी द आंसर थ्रू दिस. Rich peasants class like Patidars of Gujarat and the Jats of UP, they were the active participants of civil disobedience movement. They were the producers of the commercial crops and they were badly hit by the Great Depression and falling prices. As they lost income from trade, they found it impossible to pay the government's revenue and government refused to reduce the revenue. These rich peasants were basically enthusiastic supporters of civil disobedience movement and for them Swaraj means to struggle against a high revenue. But that they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement started in 1932, many of them refused to participate. Okay. So next question. Next question क्या बोल रहा है? Why did the poor peasants refuse to participate in the CDM? अभी हमने पढ़ा कि रिच पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड और जमींदार ने रिफ्यूज क्यों कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए. और अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई पुअर पीजेंट्स ने क्यों रिफ्यूज कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. जो पुअर पीजेंट्स थे, दे डिमांडेड लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू. उन्होंने भी डिमांड किया एक तो रेंट को लो करो और एक रेवेन्यू को लो करो. ठीक है. जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन आया था, जमींदार रिच पीजेंट्स को अफेक्ट हुआ था, वैसे ही स्मॉल फार्मर्स को भी अफेक्ट हुआ था. ठीक है. और उनकी कैश इनकम एकदम रिड्यूस हो गई थी एंड जो छोटे छोटे टेनेंट्स थे, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट्स. ऑलराइट. दे वांटेड कि जो उनका अनपेड रेंट है वो माफ कर दिया जाए, वो रिमिट कर दिया जाए, वो वेव ऑफ कर दिया जाए. ठीक है. कांग्रेस इंक्लूडेड देम only the crowd for mass movement and they were unwilling to support poor peasants campaign. अब जो कांग्रेस थी, ठीक है, अब कांग्रेस ने बेसिकली क्या किया? जो कांग्रेस थी उन्होंने पुअर पीजेंट्स को एक क्राउड की तरह यूज किया कि भाई हमारी मूवमेंट में ज्यादा क्राउड हो जाएगा तो हम पुअर पीजेंट्स को यूज कर लेते हैं. लेकिन उन्होंने पुअर पीजेंट्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया. दे वर अनविलिंग टू सपोर्ट द पुअर पीजेंट्स कैंपेन क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो पुअर पीजेंट्स के कैंपेन को सपोर्ट करेंगे तो जो रिच फार्मर्स है, ठीक है, जो रिच लैंडलॉर्ड्स है, जो उनको हेल्प कर रहे हैं कांग्रेस को फाइनेंशियली, वो अपसेट हो जाएंगे, वो ऑफेंड हो जाएंगे. क्योंकि जो स्मॉल
स्मॉल फार्मर्स थे, उनकी एक डिमांड थी कि रेंट को कम कर दिया जाए। अगर रेंट को कम कर दिया जाएगा तो जो रिच लैंडलॉर्ड्स है उनको अफेक्ट होगा तो वो कांग्रेस की हेल्प नहीं करेंगे। जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे वो फाइनेंशियली हेल्पिंग दीज लैंडलॉर्ड्स, दैट इज व्हाई कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द पीजेंट्स। ऑलराइट, सो पीजेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। एंड मूवमेंट जब कॉल्ड ऑफ हुई थी 1931 में, दे वर कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड एंड मेनी ऑफ देम they refused to participate when the movement was restarted in 1931. Okay, so let's read this. The poor peasants demanded the lowering of the revenue and land rent. As the depression continued and cash incomes reduced, the small tenants found it difficult to pay their revenue. They wanted the unpaid rents to be waived off or remitted. The Congress included them only as the crowd for mass movement, and they were unwilling to support poor peasants campaign in most places because of the fear of offending the rich peasants, rich landlords. Okay, so the peasants were deeply disappointed when the movement was called off in 1931, and many of them refused to participate when the movement was restarted in 1932. Alright, so हमने अब ये पढ़ लिया कि रिच पीजेंट्स ने क्यों रिफ्यूज किया था पार्टिसिपेट करने के लिए, लैंडलॉर्ड्स ने क्यों रिफ्यूज किया था, एंड स्मॉल पीजेंट्स ने भी क्यों रिफ्यूज किया था. वी हैव डन दिस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि जो रिच बिजनेस क्लास थी, ठीक है, हाउ डिड रिच बिजनेस क्लास एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया रिलेट टू द CDM. जो रिच बिजनेस क्लास है, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के, उनका CDM से क्या लेना देना है. लेट्स सी दैट. सी, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ठीक है, तो इंडियन मर्चेंट्स ने और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत प्रॉफिट कमाया था वर्ल्ड वॉर 1 में और बहुत पावरफुल भी हो गए थे, ठीक है. अब ऑब्वियसली जब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में प्रॉफिट कमाया, सो दे वर कीन टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, ठीक है. दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज की जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज बनाई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई थी बिजनेस से रिलेटेड, दे स्टार्टेड रिएक्टिंग अगेंस्ट दोज पॉलिसी, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, ठीक है. दे वांटेड प्रोटेक्शन. अब जो ये जो रिच बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी कि फॉरेन गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं उस चीज से प्रोटेक्शन चाहिए थी, क्योंकि उनको इंपोर्ट बंद करवाना था और अपना प्रोडक्ट्स आगे पूरे इंडिया में बिकवाना था, ठीक है. एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट. सो बेसिकली दे वांट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑफ द फॉरेन गुड्स एज वेल एज अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो. ओके, तो इन्होंने मिलके क्या किया, IICC फॉर्म किया. व्हाट इज IICC? इंडियन इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल कांग्रेस. और ये कब फॉर्म किया इन्होंने? 1920 में. इसी के साथ इन्होंने एक और जो बनाया, FICCI. FICCI क्या है? फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 में. तो बेसिकली इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, IICC एंड FICCI. IICC बना था 1920 में एंड FICCI बना था 1927 में. तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम ठाकुरदास, GD बिरला और बहुत सारे, इन्होंने CDM को बहुत सपोर्ट किया था जब CDM फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, ठीक है. इन्होंने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प की थी, ठीक है, और इन्होंने रिफ्यूज किया था दैट दे विल नॉट गोइंग टू बाय और दे विल नॉट गोइंग टू सेल द इम्पोर्टेड गुड्स. जो इंपोर्टेड गुड्स थे, फॉरेन गुड्स, ना वो खरीदेंगे ना वो बेचेंगे, ठीक है. लेकिन जब CDM विड्रॉ हो गई थी 1931 में, दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, ठीक है. दे वर वरिड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटीज. जो मिलिटेंट एक्टिविटी स्प्रेड हुई थी उसके लिए बहुत वरिड थे. जो सोशलिज्म इन्फ्लुएंस, जो सोशलिज्म बढ़ रहा था हमारी कंट्री में, उसके अगेंस्ट बहुत वरिड थे, ठीक है. सो लेट्स रीड दिस. हाउ डिड रिच बिजनेस क्लास एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट of India relate to the CDM? During World War I, merchants and industrialists made huge profits and became powerful. Keen on expanding the business, they now reacted against the colonial policies that restricted business activity. They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discharge imports.
They formed IICC, Indian Industries and Commercial Congress, in 1920 and FICCI, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries, in 1927. जो big industrialists थे like Purushottam Thakurdas and G.D. Birla and many other supported CDM movement when it was first launched. They gave financial assistance and they refused to buy and sell imported goods. But after the CDM was withdrawn, business groups got disappointed. They were worried about the spread of the militant activity and the growing influence of socialism amongst the young members of the Congress. Alright, so let's move on to the next question, and our next question says that how did the industrial working class participate in the CDM? अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो थी, जो इंडस्ट्रीज में वर्किंग क्लास पीपल थे, बेसिकली अगर मैं वर्किंग क्लास पीपल की बात करूं तो जो इंडस्ट्रीज में लेबर थे उनका क्या रोल था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. ठीक है, अब जो बेसिकली ये वर्किंग क्लास थी इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था कि फाइट अगेंस्ट द लो वेजेस, ठीक है, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन. जो पुअर वर्किंग कंडीशन था उसके लिए लड़ना और जो इल वेजेस मिल रहे थे उसके लिए लड़ना, इनका बेसिकली मेन रोल था, मेन मीनिंग था स्वराज का. ओके, देयर स्ट्राइक्स. अब इन्होंने क्या करा, स्ट्राइक्स करी रेलवे वर्कर्स ने, डॉक वर्कर्स ने 1930 में. ठीक है, कांग्रेस ने इनकी डिमांड को कभी भी सीरियसली नहीं लिया एंड इंक्लूडेड देम जस्ट टू इंक्रीज द क्राउड ऑफ दिस मूवमेंट. इनको एज अ मास मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए, क्राउड बढ़ाने के लिए मूवमेंट में इनको सपोर्ट किया. ठीक है, The Congress refused to support their demand, क्योंकि अगर कांग्रेस इनकी डिमांड को सपोर्ट करती तो जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो जीडी बिरला और ये सब अभी हमने पढ़ा, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, तो ये ऑफेंड हो जाते क्योंकि they were the only one who were giving low wages to them and poor working conditions to them. और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग सीडीएम को या कांग्रेस को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे. They were helping them financially. और अगर कांग्रेस बेसिकली पुअर पीपल को, वर्किंग क्लास को सपोर्ट करती तो ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती. दैट इज द रीजन दे वर नॉट टेकिंग देयर डिमांड्स सीरियसली. सो द पीजेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 एंड व्हेन द मूवमेंट रीस्टार्टेड इन 1932 दे रिफ्यूज्ड टू पार्टिसिपेट. तो कैन यू सी कि जो 1932 में मूवमेंट हुई थी उसको बिल्कुल भी इतना अच्छा रोल नहीं था क्योंकि बहुत लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था पार्टिसिपेट करने से. सो लेट्स रीड दिस. बेसिकली हाउ डिड द इंडस्ट्रियल वर्किंग class participates in the CDM. For the industries working class, Swaraj meant fight against the low wages, poor working condition, and there were strikes by railway workers and dock workers in 1930. Congress never took their demand seriously and included them just as a part of the mass movement. Congress refused to support the demand of the working class to avoid the offending rich industrialists. And peasants were deeply disappointed when the movement was called off in 1931. So later on, when the movement was started in 1932, they refused to participate. All right. So now next question: महात्मा गांधी का क्या व्यू था वुमेन पार्टिसिपेशन से रिलेटेड? जब वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया नेशनल मूवमेंट में तो महात्मा गांधी का क्या रोल था? लेट्स सी दैट. ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, जब सॉल्ट मार्च हो रही थी तो बहुत सारी वुमेन थी, दे कम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू गांधी जी. ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट, दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स भी जला दिए एंड मेनी ऑफ द वुमेन वर अरेस्टेड एज वेल. गांधी जी वाज कन्विंस्ड कि जो वुमेन की ड्यूटी है वो सिर्फ यही है कि अपना घर बार संभाले, अपने बच्चों की हेल्थ देखे एंड बी अ गुड मदर एंड गुड wife. This is what Gandhi ji thought. And for a long time जो कांग्रेस थी बहुत reluctant थी कि भाई women participate नहीं करेंगी, but later on they allowed women to hold the position. Okay, so where women were completely disappointed when the movement was called in 1931 and they refused to participate when the movement was started in 1932. All right, so let's read this. So what were the Mahatma Gandhi's views on women's participation in the national movement? So during the Salt March, thousands of
women came out of their home to listen to Gandhi ji. They participated in protests, manufactured and sold and burned foreign clothes, and many of them were arrested. Gandhiji was convinced that it was the duty of the women to look after their home and health and be good, wise and good mother. For a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority with the organization, so women were deeply disappointed when the movement was called in 1931 and the movement was restarted in 1932, and many of the women refused to participate. All right. So next question says that in what ways Mahatma Gandhi gave recognition to Dalits और Harijans? दलित और हरिजन को recognition कैसे मिली? तो 1930 में जो untouchables थे, ठीक है, वो अपने आप को दलित और oppressed बोलने लग गए. They called themselves as दलित और oppressed. Okay, and for a long time कांग्रेस ने क्या किया, दलित्स को इग्नोर किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर वो दलित्स को इग्नोर नहीं करेंगे तो जो सनातनीज है, ठीक है, सनातनीज कौन है, हाई कंजर्वेटिव्स ऑफ हिंदू कास्ट, ठीक है, हिंदू कास्ट के हाई कंजर्वेटिव्स, वो ऑफेंड हो जाएंगे. पर गांधी जी ने डिक्लेयर किया स्वराज आने वाले 100 सालों तक नहीं आएगा अगर अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया. तो अगर अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया तो आने वाले 100 सालों तक स्वराज नहीं आएगा. ही कॉल्ड द हरिजन्स एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. उन्होंने कहा कि हरिजन्स कौन थे, हरिजन्स बेसिकली दलित्स ही थे. उन्होंने हरिजन का नाम, दलित्स का नाम रखा हरिजन्स, जिसका मतलब है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि ये भी भगवान के बच्चे ही हैं. ठीक है. ही वर्क टू गेट देम एंट्री इन टेम्पल्स. उन्होंने बहुत काम किया ताकि इन लोगों को टेम्पल में एंट्री मिल सके, पब्लिक वेल को एक्सेस कर सके, टैंक्स, रोड, स्कूल्स, इन सबको एक्सेस कर सके. ठीक है. उन्होंने खुद भी टॉयलेट साफ किया, ये दिखाने के लिए कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. एंड ही परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट्स and gave up the sin of untouchability. All right, so let me just read this question for you. By 1930s, untouchables had begun to call them as Dalits or oppressed. For a long time, Congress ignored Dalits for the fear of offending Sanatanis, the conservative high caste Hindus. But Gandhiji declared that Swaraj would not come for the next 100 years if untouchability was not eliminated. He called them as Harijans, the children of God. He worked to get them entry in temples and access to public well, taps, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify their work and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability. And how did this is how basically Dalits got the recognition with the help of Gandhi ji. Alright, so let's move to the next question and let's just understand the next question. Basically, the next question says, how did Dalit politically active about raising their position in the society? Basically, Dalits जो थे politically active कैसे हुए अपनी position को बढ़ाने के लिए society में, और जो B.R. Ambedkar थे, ठीक है, how did B.R. Ambedkar lift Dalit and take their cause to the British Parliament? दलित को कैसे basically uplift करा B.R. Ambedkar ने और वो British Parliament से में गए related to the problems of Dalit, वो कैसे गए? We have to read this. Okay, so about the social status of Dalit community, बहुत सारे Dalit leaders थे, they were keen on a different political situation or different political solution to the problem of the community. वो सबको अलग अलग problem थी, सबके अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, और उन्होंने क्या किया, दे डिमांडेड रिजर्व सीट्स इन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड दे आल्सो डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल. और B.R. अम्बेडकर ने फुल्ली सपोर्ट किया और उन्हें लगा कि जो अगर इनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, पॉलिटिकली अगर इनको पोजीशन मिलेगी गवर्नमेंट में, देन जो इनकी प्रॉब्लम है सोशल डिसेबिलिटी की, दे आर लोअर कास्ट की, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या किया, दे ऑर्गेनाइज दलित्स इनटू अ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, ठीक है. एंड गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में क्लैशेस थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले. अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता तो वो जो मेजोरिटी गांधी जी को चाहिए थी फ्रीडम दिलवाने के लिए, वो नहीं मिल पाती. ऑलराइट, उन्हें लग रहा था कि फिर वो एकदम अलग हो जाएंगे.
Okay, so let's read this. About the social status of Dalit community, many Dalit leaders were keen on a different political solution to solve the problem of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institution and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative council. B.R. Ambedkar fully supported them. They believed that political empowerment would resolve the problems of social disabilities, and Dr. B.R. Ambedkar organized Dalits into depressed class association in 1930. He clashed with Gandhiji at the second roundtable conference by demanding separate electorates for the Dalits. Alright, moving towards the next question, and next question says, why was Pune Pact signed? Pune Pact sign क्यों किया गया था? लेट्स सी दैट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई और उस डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में जितने भी मेंबर्स थे दे वर दलित्स, उन्हीं के लिए ये एसोसिएशन बनी थी 1913 में। उनका और गांधी जी के बीच में क्लैशेस थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। ठीक है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जब अम्बेडकर की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने वो रखा, बेसिकली पास रखा अनटू डेथ। ठीक है, दे सेड कि जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हटेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। ओके, गांधी जी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित जो है वो बेसिकली सोसाइटी को एक नहीं कर पाएगी, सोसाइटी को सेपरेट कर देगी, दलित्स को और अपर क्लासेस को सेपरेट कर देगी। ऑलराइट, अंबेडकर ने अल्टीमेटली गांधी जी की पोजीशन को, गांधी जी की बात को एक्सेप्ट किया और पूना पैक्ट साइन किया सितंबर 1932 में। एंड लेटर ऑन जो पूना पैक्ट साइन किया था 1932 में, ठीक है, उसमें बेसिकली डिप्रेस क्लास जो भी थे दे वर नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, और उनके लिए सीट्स रिजर्व करी गई प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, बट दे वर वोटेड टू बी इन द जनरल इलेक्टोरेट। ओके, दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। तो बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट देने की जगह उन्होंने जनरल इलेक्टोरेट में, जनरल इलेक्शंस में ही उन लोगों को सीट्स रिजर्व करवा दी कि इतनी सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करी जाए। ऑलराइट, और गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अगर हम दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट कर देंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो सेपरेट हो जाएगी, हमें सोसाइटी को मिलाना था, हमें सेपरेट नहीं करना था। ओके, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 clashed with Gandhiji at second round table conference by demanding separate electorate for Dalit. When the British government accepted Ambedkar's demand, Gandhiji began fast unto death. Gandhiji believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into the society, and Ambedkar ultimately accepted Gandhi's position, and the result was the Pune Pact of September 1932. Alright, Ambedkar ultimately accepted Gandhi's position. Okay, and it gave the press class, later to be known as scheduled caste, reserved seats in the provincial councils and the central legislative council, but they were to be voted in the general electorate only, no separate electorate. All right, so moving towards the next question. Next question says, ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कमिंग अप विद द टॉपिक नंबर 4। ओके, सो व्हाई डिड मुस्लिम फील एलिमिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस ड्यूरिंग सीडीएम के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के टाइम पे जो मुस्लिम थे, व्हाई दे फेल्ट एलिमिनेटेड, एलियन की तरह क्यों फील हुआ उन्हें? डिस्कस द हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब हम फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे तो हिंदू और मुस्लिम्स में डिसयूनिटी कैसे आई, यूनिटी खत्म कैसे हुई? सो जो बेसिकली मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू मुस्लिम, इसके बीच में डिसयूनिटी आई। ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन, जब नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गई तो जो लार्ज सेक्शन था मुस्लिम का, दे फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, उन्हें एलियन जैसा फील आया इन द कांग्रेस। ठीक है, दे फेल्ट इंसल्टेड। ठीक है, इट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड दैट वुड बी द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम वंस द फ्रीडम इज गिवन। तो ये भी डिस्कस किया गया था कि अगर हमें फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है, फ्रीडम मिलने के बाद जो मुस्लिम है उसका क्या स्टेटस रहेगा? ठीक है, व्हाट प्लेस विल मुस्लिम पार्टीज हैव इन द फ्यूचर असेंबली, फ्यूचर असेंबली में मुस्लिम्स का क्या स्पेस रहेगा?
एंड पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इलेक्ट की जाएगी, ये सब चीजें डिस्कस करी गई। ऑलराइट, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ही वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग। उन्होंने विलिंगली गिव अप करी सारी डिमांड कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, ठीक है, अगर मुस्लिम को रिजर्व सीट मिलेगी तो। ही अश्योर्ड कि भाई अगर हमें आप सेपरेट सीट्स दे रहे हो, देन वी डोंट वांट सेपरेट इलेक्टोरेट इन द सेंट्रल असेंबली एंड वी नीड अ सेपरेट स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल। क्लियर। जो नेगोशिएशन थी इन क्वेश्चंस के से रिलेटेड, नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस disappeared when M.R. Jaikar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts of compromise. अब ये जो थे M.R. Jaikar, ये हिंदू महासभा के मेंबर थे. He strongly opposed the efforts for compromise. Many Muslim leaders they feared कि वो अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने खो देंगे just because they are in minority और हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है। तो इस वजह से जो रिलेशन था हिंदू मुस्लिम का वो वर्स होता गया, हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस हुए, दंगे बढ़ गए और जितने भी दंगे हुए इट डिस्टेंस द relation between the two communities, between Hindu and Muslim. All right, and in 1930 में क्या हुआ, जो सर मोहम्मद इकबाल थे, he was the president of Muslim League, ठीक है, he reiterated the importance of separate electorate for the Muslim as an important safeguard for the minority political interest. और उनकी जो statement थी, his statement is supposed to have the provided the intellectual justification for the Pakistan demand that came up in the subsequent years. So basically जो भी उन्होंने statement दी थी, ठीक है, तो उनकी जो statement थी, सर मोहम्मद इकबाल की जो statement थी, वो basically proper justification दे रही है that why Muslim demanded for separate Pakistan in the subsequent years. All right, so let me just read this for you. So Muslim League, Hindu Mahasabha, Hindu Muslim disunity. After the decline of the non-cooperation and Khilafat movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. It was being discussed that what would be the status of Muslim once the freedom is given, what place will Muslim parties have in the future assembly or political parties that were to be elected. Okay. Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorate if the Muslims were given reserved seats in the Central Assembly and separate state of Punjab and Bengal. Negotiations over the question of resolving the issue at all-party conference disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts to compromise. Many Muslim leaders feared that the culture and the identity of minority would be submerged under the domination of the Hindu majority. As relation between Hindus and Muslim worsened, Hindu-Muslim communal clashes and riots increased, and every riot deepened the distance between the two communities. In 1930, Sir Muhammad Iqbal, as president of the Muslim League, reiterated the importance of separate electorates for the Muslims as an important safeguard for their minority political interests. His statement is supposed to have provided the intellectual justification for the separate Pakistan demand that came up in the subsequent year. All right, I hope this much is clear to you all. अगर किसी को कोई भी doubt है, you guys can comment in the comment section box so that I can clear all your doubt. Moreover, I have shared the link of my Telegram channel, my Facebook channel. You can join that. You can join my Instagram channel to ask me doubts and to find notes there. कोई भी doubt है, please do not hesitate and please comment so that I can resolve your doubt. All right, और जिसने वीडियो अभी टॉपिक 1 और टॉपिक 2 और टॉपिक 3 के फर्स्ट हाफ की नहीं देखी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. All right, all the very best for your board exam. I will be meeting you soon in the next session. Bye bye everyone.